नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। फिर हम आज भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास एवं उसकी चुनौतियां या भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं उसकी समस्याएं भी इसको कहते हैं, इस पर आज हम फिर चर्चा करने जा रहे हैं। हम अभी इससे पहले हमने भारतीय शिक्षा प्रणाली में प्राचीन भारतीय शिक्षा की चर्चा की थी। प्राचीन भारतीय शिक्षा जिसके अंतर्गत वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली जो 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक थी, और दूसरी शिक्षा प्रणाली बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली जो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक थी, इसकी हमने चर्चा की है। अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो मिडवल पीरियड यानी कि मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली की चर्चा करने जा रहे हैं। मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली क्या है, मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में क्या व्यवस्थाएं थी, जो 1200 से लेकर 1700 तक समय जो था वो मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली या मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली भी के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। हम जैसे हमको ये चीज मालूम होना चाहिए कि बहुत प्राचीन समय से ही पुराने समय से ही भारत देश जो था वो विदेशी आक्रमणकारियों के विदेशी आक्रमणकारी जो थे उनके निगाह में चढ़ा हुआ था, और लगातार विदेशी आक्रमण होते रहते थे। इस तरह से जैसे पर्सिया का राजा जो था साइरस, यूनान का सिकंदर हो, या फिर हुणों का आक्रमण हुआ भारत पर। हुणों के बाद गौरी का जो अफगान का था आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी को कई बार उसने प्रयास किया भारत में आने का, और यहाँ पराजित होकर चला जाता था। लेकिन अंतिम जो तराइन का युद्ध हुआ 1192 में, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ। उसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित होता है और भारत में एक नए शासन, एक नई शिक्षा प्रणाली की शुरुआत होती है। ठीक, मोहम्मद गौरी ने अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया, और इस तरह से भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया। इस तरह से भारत में मुस्लिम शासन प्रणाली की शुरुआत होती है, और इस प्रणाली में जो शिक्षा प्रणाली विकसित होती है उसको मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली या मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली के नाम से हम जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक चूंकि गुलाम वंश का था, इसलिए भारत पर शासन करने वाला पहला वंश जो था वो गुलाम वंश था। गुलाम वंश के बाद भारत पर दूसरा वंश शासन किया, मुस्लिम वंश, जो वो खिलजी वंश था। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश के बाद सैयद वंश के बाद लोधी वंश, और लोधी वंश के बाद मुगल वंश। इस तरह से पहला वंश जो मुस्लिम वंश था भारत पर शासन करने वाला, वो गुलाम वंश था, और अंतिम वंश जो शासन करने वाला था वो मुगल वंश था। ठीक, जो गुलाम वंश से लेकर मुगल वंश तक की शिक्षा प्रणाली संचालित हुई उसको मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली या मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली के नाम से हम जानते हैं। ठीक, इतिहासकारों ने 1200 से 1700 का समय जो दिया वो मुस्लिम काल शिक्षा या मध्यकालीन शिक्षा के नाम से चर्चित हुई। अब 1707 में जो कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होता है, उसके बाद अंतिम स्थापित शासक जो मुगल वंश का होता है औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है, और औरंगजेब के समय से ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का धीरे धीरे प्रचार प्रसार होने लगता है। भारत के कुछ जगहों पर वो शासन करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से स्थापित शासक जो अंतिम था वो औरंगजेब ही था। ठीक, तो इस दौरान जो शिक्षा प्रणाली विकसित हुई उसकी हम चर्चा करते हैं, उसके जो प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करते हैं मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली की। तो
जब प्रमुख बिंदुओं की चर्चा करते हैं, सबसे पहला शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त। शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त, जैसे हमने वैदिक में और बौद्ध में शिक्षा के प्रशासन और वित्त की चर्चा की थी, ऐसे ही इसके पहले की क्लासों में हमने उसकी चर्चा की है। ऐसे ही मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में प्रशासन एवं वित्त पर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो प्रशासन और वित्त के मामले में तीन चीजें आती हैं। प्रशासन और वित्त के मामले में तीन चीजें आती हैं। पहली चीज शिक्षा का उत्तरदायित्व। शिक्षा का उत्तरदायित्व। शिक्षा का उत्तरदायित्व, ये पहली चीज यहां पर आती है। ठीक। दूसरा निःशुल्क शिक्षा, दूसरी चीज है निःशुल्क शिक्षा। और तीसरी चीज है आय के स्रोत। ये प्रशासन एवं वित्त से संबंधित तीन चीजें प्रमुख रूप से आती हैं। शिक्षा का उत्तरदायित्व। शिक्षा का उत्तरदायित्व जो था, शिक्षा कहीं ना कहीं भले ही जो वहां के मकतब और मदरसे, मकतब प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे और मदरसे उच्च शिक्षा के केंद्र थे। मकतब शब्द जो है वो कुतुब भाषा से बना है। कुतुब अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है मकतब। कुतुब का अर्थ होता है उसने लिखा, उसने लिखा, अर्थात जहां से लिखने पढ़ने की शुरुआत होती थी उसको मकतब कहते थे, जो प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। और मदरसा जो है वो दरस शब्द से बना था, जिसका अर्थ होता है भाषण देना, अर्थात व्याख्यान के माध्यम से जहां पर पढ़ाई होती थी वह उसको मदरसा कहते थे। तो ये शिक्षा के केंद्र थे। जैसे वैदिक काल में गुरुकुल थे, वैसे ही मठ और विहार थे बौद्ध काल में, और मध्य काल में मकतब और मदरसे थे। ठीक। शिक्षा के केंद्र। तो शिक्षा का उत्तरदायित्व जो था वो जो मकतब और मदरसों के शिक्षक होते थे उन पर होता था, लेकिन राज्य का नियंत्रण था। शिक्षा राज्य के नियंत्रण में थी। शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण था। जो स्थानीय राजा होते थे उनका नियंत्रण होता था, उनका हस्तक्षेप होता था शिक्षा पर। ठीक। जैसे वैदिक काल में शिक्षा गुरुओं के नियंत्रण में थी, राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं था। बौद्ध काल में शिक्षा बौद्ध संघों के नियंत्रण में थी। ऐसे ही मध्यकाल में शिक्षा राज्य के नियंत्रण में थी। राजा जो होता था उस पर हस्तक्षेप वो करता था। दूसरी चीज, शिक्षा निःशुल्क थी। मध्यकाल में शिक्षा जो मकतब और मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क थी। किसी भी प्रकार का कोई शुल्क शिक्षा के लिए नहीं लिया जाता था। ठीक। जबकि वैदिक में शिक्षा निःशुल्क थी, बौद्ध में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क थी और उच्च शिक्षा के लिए शुल्क लिया जाता था। लेकिन मध्यकाल में प्राथमिक और उच्च यानी कि जो मकतब और मदरसों की शिक्षा थी वो पूर्ण रूप से निःशुल्क थी। किसी भी प्रकार का कोई शुल्क विद्यार्थियों से नहीं लिया जाता था। फिर आय के स्रोत। आय के स्रोत क्या थे? जब शिक्षा निःशुल्क थी तो कैसे मकतब और मदरसों का खर्चा चलता था? तो राज्य द्वारा सहायता प्राप्त। जो राज्य होता था, राजा होता था, वो मकतब और मदरसों को सहायता देता था, अनुदान देता था, जिससे मकतब और मदरसों का खर्चा आराम से चल जाता था। ठीक। तो ये प्रशासन एवं वित्त से संबंधित प्रमुख पॉइंट थे। इसके बाद हम बात करते हैं, फिर बात करते हैं शिक्षा की संरचना की। शिक्षा की संरचना की बात करें तो शिक्षा दो स्तरों में विभाजित थी। शिक्षा दो स्तरों में विभाजित थी। पहली प्राथमिक शिक्षा। ठीक। शिक्षा की संरचना की हम बात कर रहे हैं। शिक्षा दो स्तरों में विभाजित थी, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा जो मकतब में दी जाती थी,
शिक्षा मदरसों में दी जाती थी। शिक्षा की संरचना जैसे बौद्ध काल में प्राथमिक और उच्च थी, ऐसे ही मध्य काल में शिक्षा दो भागों में, दो स्तरों में विभाजित थी, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा मक्तबों में दी जाती थी और उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी। ठीक, तो ये शिक्षा की संरचना है। शिक्षा की संरचना के बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर बात आती है शिक्षा के उद्देश्यों की। शिक्षा के उद्देश्यों की बात आती है कि शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। ठीक, तो पहला उद्देश्य था, जो प्रमुख उद्देश्य था, इस्लाम उद्देश्य। उद्देश्य की बात कर ले, शिक्षा के उद्देश्यों की बात करते हैं तो पहला उद्देश्य था इस्लाम धर्म एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार। इस्लाम धर्म एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार, ये पहला उद्देश्य था। इस्लाम धर्म एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार, जो मकतब और मदरसों में शिक्षा शुरू की गई, उसके पीछे का कारण यही था कि शिक्षा के माध्यम से जल्दी ज्यादा से ज्यादा तेजी के साथ इस्लाम धर्म एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार किया जाए। ठीक, इसके साथ साथ ज्ञान का विकास। दूसरा उद्देश्य ज्ञान का विकास, ये दूसरा उद्देश्य मध्यकालीन शिक्षा का था। तीसरा उद्देश्य था नैतिक एवं चारित्रिक विकास। नैतिक एवं चारित्रिक विकास, ये तीसरा उद्देश्य था। नैतिक एवं चारित्रिक विकास से तीसरा उद्देश्य था। यहाँ पर मध्यकाल में नैतिक और चारित्रिक विकास से तात्पर्य वैदिक और बौद्ध की तरह नहीं था। यहाँ नैतिक और चारित्रिक विकास से तात्पर्य इस्लाम धर्म एवं संस्कृति में बताए गए रास्ते पर चलना ही नैतिक विकास माना जाता था, नैतिक और चारित्रिक विकास माना जाता था। नंबर 4, शासन के प्रति वफादारी। शासन के प्रति शिक्षा के माध्यम से मध्यकाल में शिक्षा के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा था या प्रयास करना चाहते थे जो शासन के प्रति वफादार रहे, किसी भी प्रकार से कोई भी शासन के विरोध में न जाए, ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहते थे। ठीक, नंबर 5, कला कौशलों की प्राप्ति। कला कौशलों की प्राप्ति, ये मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली का 5वां उद्देश्य था कि विद्यार्थियों को इस लायक बना दो, उनके अंदर ऐसा स्किल डेवलप कर दो कि वो अपना जीविकोपार्जन कर सके, कला कौशलों की प्राप्ति कर सके, व्यवसायिक शिक्षा ले सके। ठीक, ये 5वां उद्देश्य था। ठीक, छठे उद्देश्य की बात करते हैं तो सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति। सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, यानी कि कह सकते हो सुखपूर्वक जीवन, ऐश्वर्यपूर्वक जीवन व्यतीत करना। ये
मध्यकालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के इस्लाम शासित शिक्षा प्रणाली या मुस्लिम धर्म द्वारा या मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली के ये उद्देश्य थे। शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, ये पहला प्रमुख उद्देश्य था। इसके बाद ज्ञान का विकास करना, नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना, शासन के प्रति वफादार बनाना लोगों को, कला कौशलों और व्यावसायिक शिक्षा की प्राप्ति करना और सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करना, यानी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना, ये अंतिम उद्देश्य था। जैसे वैदिक काल में आध्यात्मिक उन्नति या मोक्ष की प्राप्ति अंतिम उद्देश्य था, बौद्ध काल में निर्वाण की प्राप्ति अंतिम उद्देश्य था, ऐसे ही मध्यकाल में ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करना या सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करना ही शिक्षा का अंतिम उद्देश्य सुनिश्चित किया गया था। तो ये उद्देश्य थे शिक्षा के। क्लियर हुआ? ये शिक्षा के उद्देश्य थे। उद्देश्यों के बाद अगर हम बात करते हैं, उद्देश्यों के बाद आगे बढ़ते हैं तो क्या आती है? पाठचर्या। पाठचर्या जो होती है वो उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन होती है। पाठचर्या क्या होती है? उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन होती है। तो पाठचर्या में अलग अलग तरीके से विषय रखे गए। प्राथमिक के लिए अलग विषय थे और उच्च के लिए अलग विषय थे। ठीक, प्राथमिक के विषयों की अगर हम बात करें तो प्राथमिक में आपका लिपि ज्ञान यानी अक्षर का ज्ञान कराया जाता था। कुरान शरीफ का 30वां भाग पढ़ाया जाता था। लिखना पढ़ना, अंक गणित, जोड़ घटाव, पत्र लेखन, सुलेख, सिलाई, शेख शादी की कहानियां और गुलिस्ता और गोस्ता पुस्तक पढ़ाई जाती थी। ये प्राथमिक शिक्षा में ये कराया जाता था। और जो उच्च शिक्षा थी वो दो तरह से विभाजित थी, एक लौकिक पाठचर्या, एक धार्मिक पाठचर्या। लौकिक पाठचर्या में आपका अरबी फारसी भाषा का साहित्य, भाषा, अंकगणित, ज्यामिति, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, इस्लामी कानून, यूनानी चिकित्सा आदि प्रमुख कला और कौशल विषय और कला कौशल पढ़ाए जाते थे। और धार्मिक साहित्य में कुरान शरीफ, इस्लामी इतिहास, इस्लामी साहित्य, सूफी साहित्य और शरीयत यानी इस्लामी कानून को पढ़ाया जाता था। ये पाठचर्या में विषय थे। फिर शिक्षण विधियों की बात करते हैं जब हम, तो अनुकरण विधि। शिक्षण विधियों में प्रमुख विधि क्या थी? अनुकरण विधि। दूसरी विधि स्वाध्याय विधि। तीसरी विधि अभ्यास विधि। अनुकरण विधि, स्वाध्याय विधि, अभ्यास विधि, व्याख्या विधि, व्याख्यान विधि, व्याख्या विधि और भाषण विधि। इसको कई तरह से कहते हैं। तर्क विधि, प्रयोग विधि, तर्क विधि, प्रयोग विधि और प्रदर्शन विधि। ये कुछ प्रमुख विधियां थी जो मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षा के लिए उपयोग में लाई जाती थी। अनुकरण विधि, स्वाध्याय विधि, अभ्यास विधि, व्याख्यान विधि, तर्क विधि, प्रयोग विधि और प्रदर्शन विधि। ये प्रमुख शिक्षण विधियां मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में थी। शिक्षण विधियों के बाद हम बात करते हैं तो कुछ विशेष की बात कर लेते हैं। यहां तक हमने चर्चा कर ली। विशेष की बात करें तो विशेष में एक चीज आ जाती है कि विशेषता में शिक्षा का माध्यम। विशेषता में क्या आ जाता है? शिक्षा का माध्यम। आप लोग बताइए, वैदिक काल शिक्षा किस माध्यम से दी जाती थी? वैदिक काल की शिक्षा जो थी वो संस्कृत भाषा शिक्षा का माध्यम थी।
बौद्ध काल शिक्षा जो थी उसमें पाली और प्राकृत भाषा शिक्षा का माध्यम थी, और जब हम मध्यकाल शिक्षा की बात करते हैं तो मध्यकाल शिक्षा में अरबी और फारसी भाषा शिक्षा का माध्यम थी। अरबी और फारसी, अरबी और फारसी क्या थी? अरबी और फारसी शिक्षा का माध्यम थी। अरबी और फारसी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। और दूसरा विशेष क्या था? नाइकीय पद्धति। नाइकीय पद्धति, कई बार ये पूछा गया है कि नाइकीय पद्धति सबसे ज्यादा कहां प्रचलित थी? तो मध्यकाल में नाइकीय पद्धति प्रचलित थी। नाइकीय पद्धति का मतलब ये होता था कि जब छात्रों की संख्या मकतब मदरसों में ज्यादा हो जाती थी तो जो वरिष्ठ छात्र होते थे, यानी कि जैसे आप उदाहरण के लिए जान लो कि डिग्री कॉलेज में आप पढ़ रहे हो तो इसमें बीए फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे को पढ़ाने के लिए एमए फाइनल वाले को कह दिया जाए कि हाँ जाओ तुम बीए फर्स्ट सेमेस्टर वाले को पढ़ा दो, तो इसी को कहते हैं नाइकीय पद्धति। ठीक, छात्र संख्या अधिक होने पर जो वरिष्ठ छात्र होता था वो कनिष्ठ छात्रों को पढ़ाने का काम करता था। इसके दो लाभ होते थे, एक तो उसके शिक्षा लेते समय ही शिक्षण का अवसर मिल जाता था, और दूसरा छात्र जो शिक्षकों की कमी है वो पूरी हो जाती थी। तो ये विशेष रूप में ये चीजें थी। इसके बाद अगर हम बात करें अनुशासन की, तो मध्यकाल वैदिक और बौद्ध को छोड़कर पूरे शिक्षा के इतिहास को ले लो, शिक्षा के इतिहास में, पूरे शिक्षा के इतिहास में सबसे कठोर अनुशासन जो था, सबसे कठिन अनुशासन जो था वो मध्यकाल में था। क्योंकि चाहे वो वैदिक रहा हो, चाहे बौद्ध रहा हो, चाहे वर्तमान समय में रहो, किसी भी तरह की शिक्षा प्रणाली में शारीरिक दंड का प्रावधान नहीं था। लेकिन मध्यकाल में, मध्यकाल शिक्षा मकतब और मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा में शारीरिक दंड का प्रावधान था। ठीक, बच्चों को दिन भर खड़ा कर दिया जाता था, मुर्गा बनाया जाता था, हाथ पैर बांध कर टांग दिया जाता था, बेत और कोड़ों से पिटाई होती थी, और कभी कभी कपड़े में बांधकर उनको डालियों में या दीवार की खूंटी में टांग दिया जाता था। ये अनुशासन थी। तो सबसे कठिन अनुशासन जो था वो मध्यकाल में था। मकतब और मदरसों की का अनुशासन हीनता करने पर इस तरह से दंड दिया जाता था। अनुशासन के बाद बात करते हैं शिक्षक शिक्षार्थी की। तो शिक्षक की बात करें अगर हम, शिक्षक को जैसे आप जब वैदिक काल की बात करते हैं तो वैदिक काल में शिक्षक को गुरु कहा जाता था। ठीक, और बौद्ध काल में शिक्षक को उपाध्याय कहा जाता था। ठीक, और मध्यकाल में शिक्षक को उस्ताद कहा जाता था। उस्ताद, शिक्षक को उस्ताद कहा जाता था। जो मध्यकाल में शिक्षक होता था उसको क्या कहा जाता था? उस्ताद कहा जाता था। मध्यकालीन यानी मुस्लिम शिक्षा में इस्लाम को मानने वाले, इस्लाम धर्म और दर्शन को मानने वाले अरबी और फारसी के विद्वान और अपने विषय के जानकार, इस्लाम धर्म और संस्कृति को मानने वाले अरबी फारसी के विद्वान और अपने विषय के जानकार व्यक्ति ही शिक्षक के पद पर नियुक्त होते थे। शिक्षक के पद पर नियुक्त होते थे कौन? जो इस्लाम धर्म और संस्कृति को मानने वाला हो, अरबी फारसी का ज्ञान हो जिसको, तथा अपने विषय, जिस विषय का वो शिक्षक है उस विषय को वो जानता हो, उस विषय के बारे में उसको जानकारी हो, वही शिक्षक के पद पर नियुक्त हो सकता था। एक चीज और यहाँ है महत्वपूर्ण चीज यह है कि वैदिक और बौद्ध में जो शिक्षक थे वो निःशुल्क शिक्षण का कार्य करते थे। शिक्षक पढ़ाने के लिए कोई शुल्क नहीं लेता था। लेकिन मध्यकाल में शिक्षक को पढ़ाई के बदले में, पढ़ाने के बदले में एक मोटी आकर्षक रकम तनख्वाह के रूप में मिलने लगी। ठीक, यहाँ पर
शिक्षक जो मध्यकाल का शिक्षक है वो वेतन भोगी हो गया, उसको एक अच्छी आकर्षक सैलरी मिलने लगी, तनख्वाह मिलने लगी, और इसके साथ साथ उसके सुख सुविधाएं, सारी सुख सुविधाएं, रहने की, खाने की, सारी सुख सुविधाएं वहां पर मिलती थी उसको। तो यहां से शिक्षक का दूसरा हो गया। वैदिक और बौद्ध में शिक्षक के लिए कहा गया था कि चरित्रवान हो, नैतिकवान हो, सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले हो, बहुत सारी चीजें होती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी। बस बाध्यता क्या थी, वो इस्लाम धर्म और संस्कृति को मानने वाला हो, वो अरबी फारसी का ज्ञानी हो, अरबी फारसी उसको आती हो, साथ साथ वो जो विषय पढ़ाने जा रहा है वो विषय की जानकारी उसको होनी चाहिए, और उसको पर मंथ सैलरी की शुरुआत इस काल पे हो गई। इसके एक मोटी रकम शिक्षण कार्य के माध्यम से, शिक्षण कार्य के कारण उसको एक मोटी रकम दी जाती थी। इसके बाद शिक्षार्थी की बात आती है। शिक्षक के बाद शिक्षार्थी यानी छात्र, शिक्षार्थी। वैदिक काल में शिक्षार्थी जो होता था वो एक सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता था, गुरुकुल के नियमों का पालन करता था और अपने गुरुओं का आज्ञा का पालन करता था, कई कठिन जीवन व्यतीत करता था। ठीक, बौद्ध काल में जो 10 प्रतिज्ञाएं लेता था विद्यार्थी, 10 शिक्षा प्रदान जिसको प्रवज्जा संस्कार के समय लेता था, वही अनुशासन का काम करते थे। वहां भी बौद्ध काल में भी बहुत अनुशासित जीवन शिक्षार्थी का होता था। लेकिन जो मध्यकाल था, मध्यकाल में शिक्षार्थी को कहा जाता था साधक। शिक्षार्थी को क्या कहा जाता था, मध्यकाल में सागिर्द कहा जाता था। ठीक, शिक्षार्थी को कठोर अनुशासन में रहना होता था, इन्हें किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। वैदिक और बौद्ध में स्वतंत्रता थी, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी, कठोर अनुशासन में रहना पड़ता था। अनुशासनहीनता होने पर या गुरुओं की आज्ञा का पालन न करने पर या उस्तादों की आज्ञा का पालन न करने पर या मकतब मदरसों के नियमों का पालन न करने पर उन्हें कठोर दंड दिया जाता था। दंड के बारे में हमने पहले ही बताया है। तो इसलिए यहाँ शिक्षक जो थे वो अनुशासन का पालन करते थे। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली चीज है कि वैदिक और बौद्ध के जो शिक्षार्थी थे वो स्वतंत्रता थी, उनको अपने विचार रखने की सारी स्वतंत्रता थी। और वहां जो गुरु और शिष्य संबंध थे वैदिक में, वो पिता पुत्र थे, परस्पर श्रद्धा और विश्वास पर आधारित थे। बौद्ध में भी यही था। लेकिन मध्यकाल में जो गुरु शिष्य संबंध थे मधुर थे, लेकिन वो डर से थे कि अगर हम अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे या कोई गलती हो जाएगी तो हमको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, बांध कर टांग दिया जाएगा। इस डर से अनुशासन कायम रहता था। ठीक, स्वतंत्रता की कमी थी। यहाँ रटने पर ज्यादा जोर दिया जाता था, सुंदर लेख और रटने पर ज्यादा जोर दिया जाता था। तो ये आपका शिक्षक और शिक्षार्थी के बारे में था। फिर फिर अंतिम में आती है शिक्षक शिक्षार्थी के बाद विद्यालय की बात आती है। तो विद्यालय की हमने पहले भी चर्चा की है कि विद्यालय कौन होते थे, मकतब और मदरसे। मकतब और मदरसा ये विद्यालय होते थे। मकतब जो होते थे वो प्राथमिक शिक्षा के केंद्र होते थे और मदरसे जो होते थे वो उच्च शिक्षा के केंद्र होते थे। मकतब और मदरसे, मकतब प्राथमिक शिक्षा के केंद्र और मदरसे उच्च शिक्षा के केंद्र। अरबी भाषा के कुतुब शब्द से ये जो मकतब है ये अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है। अरबी भाषा के कुतुब शब्द से, मकतब शब्द जो है वो अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है। मकतब शब्द अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है, जिसका अर्थ है पढ़ने लिखने का स्थान। जिसका अर्थ है पढ़ने लिखने का स्थान। ठीक, पढ़ने लिखने का स्थान। पढ़ने लिखने का स्थान। ये
मकतब यानी पढ़ने लिखने की जहाँ शुरुआत होती है वो मकतब होता है। कहाँ शुरुआत होती है? प्राथमिक शिक्षा में पढ़ने लिखने की शुरुआत होती है। ठीक, मकतब के साथ साथ कौन कौन से शिक्षा के केंद्र थे? दरगाहें थी, दरगाहें थी शिक्षा के केंद्र। दरगाहें थी शिक्षा के केंद्र, खानकाहें थी शिक्षा के केंद्र, कुरान स्कूल थे, फारसी स्कूल थे, अरबी स्कूल थे। कुरान स्कूल, फारसी स्कूल और अरबी स्कूल, ये सब शिक्षा के केंद्र थे। प्रमुख केंद्र के क्या थे? मकतब और मदरसे थे। मकतब और मदरसों के अलावा दरगाहें थी, खानकाहें थी, कुरान स्कूल थे, फारसी स्कूल थे, अरबी स्कूल थे। ये सब प्रमुख रूप से शिक्षा के केंद्र थे। ठीक, अब ये मदरसा शब्द जो है हमने बताया भी है, मदरसा शब्द जो अरबी भाषा के, मदरसा शब्द अरबी भाषा के दरस शब्द से बना है। मदरसा शब्द अरबी भाषा के दरस शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है भाषण देना। तो भाषण के माध्यम से जहाँ पढ़ाई हो उसको मदरसा कहते हैं। तो भाषण के माध्यम से कहाँ पढ़ाई होती है? हायर एजुकेशन। भाषण जिसको अंग्रेजी में लेक्चर कहते हैं, लेक्चर कहते हैं। तो लेक्चर मेथड जो है वो हायर एजुकेशन में होता है, उच्च शिक्षा में होता है। तो मदरसे जो थे वो उच्च शिक्षा के केंद्र थे। ये प्रमुख एक संक्षिप्त सा परिचय था। ठीक, सबसे ज्यादा फेमस जो हुआ वो जौनपुर हुआ शिक्षा के क्षेत्र में। जौनपुर को शाहजहां ने जौनपुर को सिराज ए हिंद, शाहजहां ने जौनपुर को सिराज ए हिंद, सिराज ए हिंद की उपाधि दी थी जौनपुर को। ये पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ी परीक्षा का पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे जगह थे। जब हम विस्तार से चर्चा उसकी करेंगे तब उन चीजों को इसमें सम्मिलित करेंगे। तो ये हमारा एक संक्षिप्त सा परिचय था मध्यकालीन शिक्षा की, मुस्लिम कालीन शिक्षा की, जिसकी अवधि 1200 से 1700 तक थी। आई होप आप लोगों को इसका समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।